अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कराची वालों के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा ऐलान। बकौल असद उमर साहब के कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इसके बरक्स अगर पीटीआई हुकूमत के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद के दावों और वादों पर नजर दौड़ाई जाए तो क्या आज का ये ऐलान कोई हकीकी रूप धार सकेगा या फिर हवा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि वफाकी हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर गौर शुरू करते हुए नौजवानों को भर्ती करने के फैसले पर गौर फिक्र शुरू कर दिया है। ताहम इसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी, लेकिन ये फैसला अपनी जगह कितनी अहमियत रखता है, इसकी अहमियत का जायजा हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में लेंगे। उधर ये कि अजमल वजीर खान की ऑडियो लीक के मामले के बाद ऐसा लगता है कि एहतसाब का नारा लगाने वाली जमात को अब खुद को अपने एहतसाब के लिए पेश करना होगा। आए दिन वुज़रा के स्कैंडल्स ने पार्टी की साख को जहां मुतासिर किया, वहीं अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंची है। तो क्या वक्त अब आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर अब अपनी पार्टी का भी एहतसाब करें? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौथाई साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बतूल राजपूत साहिबा और नसीम सिद्दीकी साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस वादे का जिक्र करते हैं, या यूं कहिए उस दावे का जिक्र करते हैं जो कि असद उमर साहब की जानिब से सामने आया है कि कराची में कट से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वो क्या कह रहे हैं, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। दावा किया है असद उमर साहब ने कि कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कल भी इतना दूर नहीं है क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तकरीबन 4:30 बजे के करीब उन्होंने की है। देख लेते हैं कि कल क्या होता है। कराची वालों से इस हवाले में सबसे पहले बात कर लेते हैं। नासिब साहब बताइएगा, इस दावे पर कर सकते हैं आप? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार हो। 15 दिन से के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत को बेवकूफ़ बना रही है, तो पूरी ज़बान में कहें तो मामू बना रही है। और सूरत हाल ये है कि गवर्नर सिंध, पीटीआई के सदर फिरदौस बिन नकवी साहब और दीगर साहब मतलब वाक़तन रो पड़े हैं। ये लोग इन्होंने इतनी कोशिशें की है, काविशें की हैं और हर बार झूठ बोला है कि इन्हें कि 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद बस हो गया। और इस दौरान कराची की सनतों को बिठा दिया गया है। कराची के अवाम को तो आपको पता है कि उनका हशर क्या हो रहा है। कराची की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। कराची की इंडस्ट्री बंद हो गई है और 3 दिन से गैस की सप्लाई ना होने की वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो चल नहीं पा रही है। एक्सपोर्ट का सामान रुक गया है, एक्सपोर्ट की चीज़ें अब बनना बंद हो गई हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें यकीन कर लेना चाहिए असद उमर पर और हमें फिर पकड़ना चाहिए असद उमर को ही। कई से हम बात नहीं कर सकते। कई से बात करना बिल्कुल ऐसा है जैसे बहरे से, अंधे से, लंगड़े लूले से आप बात कर रहे हैं कि तू जिम्नास्टिक में चला जाओ। असद उमर इसको पकड़ना चाहिए, असद उमर से बात करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वादा कैसे पूरा होता है। एक अहम बात कि बग़ैर ऐलान लोड शेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त ऐलान है ये, तारीख़ी ऐलान है ये। और मैं सोचता हूँ तारीख़ी कामयाबी है असद उमर जैसे इंसान की जो सब कुछ समझता है कि कराची में अगर आप ऐलान कर दें कि हम हर घंटे बाद लोड शेडिंग करेंगे तो ऐलान तो हो गया ना। 12 घंटे खा गए हमारे, वो 12 घंटे चोरी करके ले गए। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जनरल साहब ने दिन बात की थी कि चोरी हो रही है बिजली, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये बात हुई थी कि हमने सरमायाकारी कई ने नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी, जो उसको इन्वेस्टमेंट करना था डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में, पावर जनरेशन में, वो नहीं किया उसने। अपने हर माहदे की खिलाफ वर्जी की। फिर हमने बात की थी कि टेक्निकल लॉसेस जो हैं वो कितने, जनरल साहब ने कुछ फिगर दी थी, मैंने आज चेक की है, ये 25% है। अब टेक्निकल लॉसेस को आप जो भी कह लें, मैं तो उसको भी चोरी कहता हूँ कि वो भी चोरी है जो हमला करता है मिलकर, जो स्टाफ करता है, क्योंकि टेक्निकल लॉसेज ऐसे नहीं हो जाते वो। फिर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखते चले जाइए आप
कि हम कहाँ खड़े हैं, दूसरे कहाँ खड़े हुए। बहुत मायूस सूरत हाल है हमारी, एक तो पाकिस्तान की और एक कराची की, जो कराची में 15 दिन मायूस सूरत हाल है। लेकिन आपने कहा कि एतबार कर लेते हैं, और अगर ये एतबार पर पूरा नहीं उतरते तो भी असद उमर साहब को ही पकड़ेंगे आप कल। जनरल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, कल का दिन आने वाला है, कोई इतना वक्त भी दरमियान में नहीं रह गया, दूर नहीं है। तो मुझे बताओ, तेरे पास कोई और ऑप्शन है एतबार ना करने के लिए, या एतबार करने के अलावा कोई और ऑप्शन है? ये तो कराची वाले बता सकते हैं ना जनरल साहब, या आप एनालिसिस दे सकते हैं। एतबार तो बड़ा थोड़ा वक्त रह गया, तो एतबार ही है, अच्छी चीज पे एतबार कर लेना चाहिए। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि कल के लिए तो उन्होंने कुछ इंतजाम किया होगा। असल इशू जो, जैसे अभी एनबीसी भी बात कर रहे थे, असल इशू वो है जो उन्होंने कहा कि अगली गर्मियों से पहले पहले हम इतनी बिजली मुहैया कर देंगे। वो चीज है जो कि जिसमें वक्त है काफी। और हम कल भी बात कर रहे थे कि एडिशनल लोड अगर आप कहीं से लेके देते हैं, अगर तो पावर जनरेशन वहीं कराची में होती है, जैसे पोर्ट कासिम का प्लांट था, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, कुछ कर दें, तो फिर तो वहां गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं और आप नेशनल ग्रिड से उनको बिजली देते हैं, तो वो तो ट्रांसमिशन लाइंस का बहुत बड़ा इशू है कि वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करती हैं। और ये ग्रिड इतने पुराने और ट्रांसमिशन लाइंस इतनी पुरानी हैं कि वो एडिशनल लोड अक्सर नहीं ले सकती। वो मसला बनता है, उसमें लाइन लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रिप भी करते हैं ग्रिड आपके। तो असल चीज वो होगी, वो इनका इम्तहान, तो उसको ये कैसे यकीनी बनाते हैं। क्या वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है KESE की? अगर वो नहीं होती तो फिर तो बहुत बड़ा किस्सा है कि यहाँ पे, और मैंने बताया भी था कि एक अमेरिकन रिपोर्ट जो हिलरी क्लिंटन ने हमें यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि असल दुख आपका यही है कि आपके सारे ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट है, वो बहुत पुराना है। इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, और जो आपके पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं, वो बहुत पुराने लगे हुए हैं, वो थर्मल प्लांट लगा हुआ गुद्दू पे या कहीं और, सारा इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं। तो वो इशू थे जो कि अगर साल में वो कर सकें तो वो तो बहुत बड़ी बात है। वो एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो हमेशा आगे चलता रहेगा। लेकिन कल वाली बात पे तो यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है और इतना भी झूठ नहीं बोला जा सकता कि आप कल की बात करें और कल ही साबित हो जाए कि आप झूठ बोल रहे थे। तो मेरा ख्याल है वो शायद ये ना करें। कल वाला मसला तो हल हो जाएगा, कह रहे हैं, लेकिन तो एतबार कर लेते हैं। ठीक, वो ना असद उमर की स्टेटमेंट कराची वालों के लिए डूबने को तिनके का सहारा के बराबर है, तो फिर कर लें कराची वाले एतबार सिचुएशन में। ज़रियाब, असल में हुआ ये है कि एडिशनल गैस और फर्नेस ऑयल जो है वो मुहैया किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से के इलेक्ट्रिक को। लेकिन यही के इलेक्ट्रिक की बेसिकली ब्लैकमेलिंग है कि ये लोग वफाक की आंखों में भी और हर किसी की आंखों में वैसे धूल झोंक रहे थे। मुझे हैरत होती है, मीडिया प्रेस टॉक्स में भी जो अब्दुल्ला साहब है, जो CEO है, वो आकर मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं फर्नेस ऑयल कम है हमारे पास और शिपमेंट नहीं आई है, इस वजह से फर्नेस ऑयल के थ्रू जनरेशन कम हो गई है। कभी वो कहते हैं गैस की किल्लत है तो हमें LNG शिपमेंट की जरूरत है। ये बातें आप बर वक्त बताएं और अपना मजाक ना उड़वाएं। आप एक वक्त में एक बात करें, एक वक्त में दो बातें कर कर आपको लगता है कि अगर आवाम को गुमराह किया जाएगा तो मैं समझती हूँ ये मज़ाक़ा फेज है। वैसे अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे पैदा होकर बड़े हो गए, बूढ़े हो गए और वफात भी पा गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक का ख्वाब वो के इलेक्ट्रिक बना, 2 मरतबा प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले KESE का जो हाल था बदहाल, पूरी जिंदगी गुजर गई है लोगों की, लेकिन ये इदारा कभी भी ठीक होके ना दिया। और ये हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी भी जो हालिया बारिशें हुई हैं कराची में, तकरीबन 10 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, या तो जी आप करंट लगवा के आप खुद को मार डालें, या फिर आप गर्मी की शिद्दत से अगर इनकी बारिश नहीं हो रही और आपको करंट नहीं लग रहा तो फिर आपको के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग मार डालेगी। और वाकई अमवात हो चुकी हैं लोगों की। आपको मुझे गालिबन याद पड़ता है 2015 में शदीद तरीन के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की थी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उस जमाने में वाकई लोगों की अमवात हुई थी, इतनी हीट थी और हीट वेव आया हुआ था शहर में। तो ये सिलसिला उसी तरह से जारी हो सारी है, कोई इनका एहतसाब नहीं है, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। ये वही इदारा है जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा मोतबर अखबार ये कह चुका है कि इन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत को, पूरे ग्रुप ने रिश्वत दी थी $1 मिलियन में और फिर इन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन अपने हक में करवाई थी।
दे दें आप शंघाई इलेक्ट्रिक को, जिसको मर्जी देना है दे दें, क्योंकि आप में अहलियत नहीं है। इस इदारे में जो इस वक्त मौजूदा है इसको लोग चला रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद। मुझे याद नहीं पड़ता ऑपोजिशन बेंचेस हो या ट्रेजरी बेंचेस हो, पहली दफा में मुझे लगता है कि ये एक इदारा और इसकी नाअहली हुकूमत और अपोजिशन को एक करने में कामयाब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गैस और फर्नेस ऑयल काम करने के बाद असद उमर के दावे पर तो एतबार किया जा सकता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस पर हम तब भी एतबार नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही। सिद्दीकी साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? गैस भी सप्लाई की जा रही है, फर्नेस ऑयल भी दिया जा रहा है, तभी जाकर असद उमर साहब ने कहा कि कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में खत्म हो जाएगी। फिर बताइए, करते हैं आप उनके इस वादे पर एतबार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब। ज़रियाब, जब आप इंशाअल्लाह ताला मंडे का शो करेंगी तो आपका पहला सवाल यही होगा कि जो असद उमर ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके, तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि इनके वादे पे तो एतबार करना इसी तरह कि आटा सस्ता हो गया, क्या चीनी सस्ती हो गई, जो वादे इन्होंने किए थे क्या वो पूरे हो गए? ये तो एक बहुत बड़ा माफिया कराची के अंदर बैठा हुआ जिसका नाम है के इलेक्ट्रिक। कराची वालों को सबसे ज़्यादा जो तंग किया या अजाब में मुब्तला किया वो के इलेक्ट्रिक ने किया है। आप अगर बिल देखें लोगों के, नासिर बेग चुगताई साहब वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछें ज़रा कि लाइट इनकी आती नहीं है और बिल कितने कितने आते हैं। और ये जो बिल्कुल मोना ने सही किया कि जिस इदारे की बुनियादी रिश्वत सतानी पे और 2 नंबरी पे थी वो आके किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकती है। असद उमर साहब का वादा जो है वो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। अभी 6-7 घंटे बाकी हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ देर के लिए लोड शेडिंग ना हो, लेकिन इनके पास क्या कोई जादू की छड़ी है जिसको गमाएंगे और के इलेक्ट्रिक वाले बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आपको कल ही देखिएगा कि कितने इलाकों से शिकायत आएगी कि यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है और सुबह से हमारी लाइट नहीं है या दोपहर से लाइट नहीं है। गर्मी का हाल आपने देख लिया कि किस तरह की बुलाती हुई गर्मी पूरे पाकिस्तान में पड़ रही है और कराची वाले भी इसी अजाब में मुब्तला है। और ये वही के इलेक्ट्रिक है जिसने साल से जो है कराची के ऊपर एक अजाब नाजिल हुआ हुआ है। इस माफिया को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, जिस तरह ये चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया थी, दवाइयों का माफिया था, उन सब की तरह ये के इलेक्ट्रिक भी जो एक माफिया बन के कराची के ऊपर नाजिल हुआ हुआ है। खुदारा इनकी कराची वालों से इनकी जान छुड़ाने का कोई वादा करे कि अगले साल तक हम आपकी के इलेक्ट्रिक से जो है आपकी जान छुड़ा देंगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक से कोई अच्छे की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती कि ये आपको कराची वाले ही बेहतर बता सकेंगे। और असद उमर साहब ने जो वादा किया है वो वादा ही क्या जो वफा हो गया वही वाली बात होती नजर आएगी, क्योंकि वादे तो और भी आवाम से बहुत ज़्यादा पहले भी किए गए थे और ख़ास करके कराची वालों के साथ, लेकिन आज तक ना कोई कराची को रिलीफ नहीं मिला अभी तक। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इसका नोटिस लें, तो वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि अगर केई का रवैया दुरुस्त नहीं होता तो वफाक केई को अपनी तहवील में भी ले सकता है। देखते हैं इस पर क्या आगे चल के पेशरफ्त आती है। बतूल साहिबा, असद उमर साहब का दावा, क्या एनालिसिस देंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि पहले में सब स्टेक होल्डर्स के जो जाविये हैं उस पर गौर करना चाहिए। कई कहती है कि इनको ऑयल नहीं मिलता, इनको गैस नहीं मिलती है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको वेल इक्विप्ड रखते हैं, लेकिन जो कराची वाले हैं, मैंने भी 10 साल कराची में काम किया है, वो ये समझते हैं कि कितना पोलिटिसाइज्ड है, ये कितना सेंट्रलाइज्ड है, इसकी रीच ब्यूरोक्रेसी तक है। और मोना ने सही पॉइंट आउट किया कि जब इसकी प्राइवेटाइजेशन का भी मैटर था तो किस हद तक इरेगुलरिटीज़ थी जिसको बड़ा रिपोर्ट किया गया, लेकिन उस वक्त किसकी हुकूमत थी, कौन इत्तेहादी था, कौन वादे करता था शेडो बजट आएगा, इसको हमारे हवाले करें, हम ठीक करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसकी वजह है कि जिसकी गवर्नमेंट आती है उसके अपने इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं। अगर आप इनको देखें तो ये कहते हैं कि कहती है कि हमारे पास 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर कि 2016 के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, लेकिन सिर्फ हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन जो लोग बहुत माइनर डिटेल समझते हैं इन तमाम मसाइल की, वो जानते हैं कि इसमें कितने इदारे इन्वॉल्व हैं, कितना प्रोसीजरल है। इट्स वेरी डिटेल्ड, इट्स वेरी इंट्रिकेट इन फैक्ट। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि इसके मैनेजरियल इश्यूज़ कैसे जा रहे हैं, मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं या नहीं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात ठीक हो सकते हैं या नहीं। और पिछले 10 साल में की अगर आप लिस्ट निकाल के देख लें कि जो अपने प्रॉफिट्स बताती है तो आपको वो मज़ाक़ा ख़ेज़ लगेंगे, द रिडिकुलस, क्योंकि अभी भी 15 घंटे या 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। एट द सेम टाइम आपको ये बताती चलूँ कि कराची एक ऐसा शहर है जो 3000 बिलियन टैक्स देता है
और फिर अफसोस की बात है कि जहाँ से इतना टैक्स जाता है उन्हें बिजली नहीं मिलती। वहाँ का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला इदारा कहता है कि हम बिजली कहाँ से पैदा करें। अब ये मैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को कसूरवार समझती हूँ, क्योंकि अगर आप एक इदारे को प्राइवेटाइज कर देते हैं इसका मतलब नहीं कि आप उसको फी सबिलिल्लाह छोड़ते हैं। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और वो भी कई जैसा इदारा जिसमें जो कि पोलिटिसाइज्ड है। और तो जब हम पोलिटिसाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं है कि कारकर्दगी बुरी क्यों है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन असद उमर स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो ये भी कहते थे कि पहले 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी। वो तो ये भी कहते थे कि एक साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं हो सकता है 24 घंटों में कोई तब्दीली आ जाए, एज पर मोना नासिर बेग साहब और जनरल साहब। लेट्स सी, कल ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रेक की तरफ बढ़ते नासिर साथ तो बात करते हैं वफाकी हुकूमत के उस फैसले के हवाले से जिस पर गौर फिक्र शुरू कर दिया गया है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो अब 55 साल की जाए और नए जो अफराद हैं उनकी भर्ती, उनकी तैनाती होनी चाहिए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की उम्र को 55 साल करने पर गौर फिक्र शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में सीनियर मुलाजमीन को रिटायर्ड करके नौजवानों को भर्ती करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन, ग्रेजुएटी देकर उन्हें रिटायर्ड किया जाएगा। हुकूमत का ये फैसला किस हद तक बेहतर है, किस हद तक दुरुस्त है, इसकी अहमियत पर बात कर लेते हैं। नासिर चौथाई साहब, पेंशन दी जाएगी, ग्रेजुएटी दी जाएगी, तब इन मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा और अच्छा इकदाम ये भी होगा कि नई भर्तियां भी मंजर आम पर आएंगी। किस हद तक दुरुस्त है ये फैसला? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है मीटिंग में कि मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करना होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बाज़ मुश्किल फैसले किए बगैर कौम को मुश्किल में डाल रखा है, तो और मुश्किल फैसले कर लें, बता भी दें क्या मुश्किल फैसले। ये जो मुश्किल फैसला है 55 साल वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है और इसके लिए हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमतों को बहुत शदीद माली दबाव में आना पड़ेगा। मतलब पेंशन जब आप देंगे उनको, फिर ग्रेजुएटी है और बाज़ जगह परमानेंट फंड भी है, तो परमानेंट फंड और ग्रेजुएटी तो आप उनको कैश देंगे, एट हैंड देंगे आप। पेंशन फिर वो मिलती रहेगी और पेंशन का बहुत बड़ा एक वो है, बैकलॉग है। और पेंशन मिलने का तरीका जो है वो भी अगर आप देखें तो आपको खुद गुस्सा आएगा कि कितने कैसे बूढ़े लाइन लगाए खड़े होते हैं बैंकों के सामने। लेकिन अच्छा फैसला इसलिए है कि नौजवान आगे आएंगे। 55 साल शख्स को 22 साल नौजवान, 30 साल नौजवान रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस होता है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जगह नहीं ले सकता, पब्लिक सर्विस कमीशन से सीधा आने वाला। तो बहरहाल अगर आप तजुर्बे को हटा रहे हैं, नए लोग ला रहे हैं, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा यकीन है नौजवानों पर कि नौजवान ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। दुनिया में जहाँ तजुर्बे हुए हैं ये, वो नाकाम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि खाली नौजवान तकदीर नहीं बदलते, तजर्बा और नौजवान मिलकर आगे चलते हैं। लेकिन अंग्रेज़ एक सिलसिला छोड़ गया है, एक डॉक्यूमेंट छोड़ गया है रिटायरमेंट और पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह की, ताकि उसके मतलब शेख रशीद क्यों चिल्लाते रहते हैं कि मेरे इतने पैसे जाते हैं पेंशन में। उनका ख्याल था कि पेंशन बंद कर दी जाए पहले, और बहरहाल वो नाकाम हो गया। तो देखें, कर लें, इसको आजमा लेते हैं, और लेकिन कोई वैक्यूम पैदा ना हो जाए, ये देखना पड़ेगा आपको। फिर आप किसी को तौसी भी ना दें। आप इसके बाद अगर ये फैसला कर लें, तौसी भी ना दें आगे, और बराह रास्त फिर आप हायरिंग भी ना करें। पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारे पास, सिस्टम मौजूद है, उसके जरिए हायरिंग करें और उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, उनमें कमज़ोर लोग ना। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि यूथ पर बहुत बिलीव करते हैं। मोना, 55 साल करने पर गौर, रिटायरमेंट की उम्र, दुरुस्त फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का? असल में सरियाब इसलिए आया है ये फैसला हमें नजर, क्योंकि इसकी जो ज्यादातर जो वजूहात हैं वो मुआशी तौर पर है, क्योंकि कोरोना वायरस से पहले भी संगीन मुआशी मुश्किलात थी हमारे लिए, और उसके बाद भी मजीद उनमें क्योंकि इजाफा हुआ है, मनफी ग्रोथ है, बिल्कुल जॉब मार्केट श्रिंक हो गई है इस वक्त। आप देखें, ये तो इससे पहले भी अगर आप देखें तो एक नौजवान जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होता था, मास्टर्स भी कर लेता था, अच्छी क्रेडिबल नामवर अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से भी अगर आप जी पढ़ के आए तो आप
अपना CV लेके और दर दर घूमेंगे। 1.5 साल मुझे लगता है कोई आम बात थी बिल्कुल किसी भी नौजवान के लिए या किसी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जो मास्टर्स लेवल पे भी हो कि वो नौकरी ढूंढे और उसको नौकरी ढूंढने में मिल जाए। फिर उसके बाद जाहिर है जो एक टीजिंग प्रॉब्लम्स है वो तो खैर होती हैं, लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जगह पर किसी अच्छी इकोनॉमी में लगना चाहिए कि 1.5 साल तक नौजवान जो है वो दर बदर की ठोकरें खाएं। और इतने क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद भी बाकायदा इस पे मीम्स बनाई जाती थी, मजाक बनाया जाता था। ऐसा होता था कि जी आपकी जॉब में आपको मिलेंगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,000 रुपए, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए कि आपने हार्वर्ड से भी डिस्टिंक्शन हासिल की हो और आप बिल क्लिंटन से भी मिल के गए हो, आप शेक्सपियर 1 से भी आपकी मुलाकात रही हो। ये इस किस्म की एक मतलब बाकायदा इस चीज का मजाक उड़ाया जाता था। खैर अब क्योंकि माशी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं तो फिर इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि आपने यंग ब्लड को इंजेक्ट करना है, थोड़ा उनको आगे लेकर आना है। ये बात मैं बहुत 100% इत्तेफाक करूंगी। मुझे पता है कि जाहिर है पेंशन में अगर हम इजाफा करते हैं, इस दफा भी हमने देखा है वफाकी बजट में तो कोई इजाफा ना हो पाया, तो अगर हम वहां पर करते हैं बिल्कुल हमें माशी तौर पर या फाइनेंशियली स्पीकिंग हमें गवर्नमेंट की सतह पर, नेशनल किटी की सतह पर उस पर बोझ आएगा, दबाव आएगा, लेकिन डेफिसिट भी बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी, ये डिस्क्रिपेंसीज बिल्कुल ना हो कि जी फिर आप किसी फलाना XYZ ABC इदारे में आप किसी 65 साल शख्स को, किसी 70 साल शख्स को रिटायरमेंट के बाद भी फिर आप तोसी दे रहे हैं। अगर आप वाकई ये पॉलिसी ला रहे हैं तो इसको अक्रॉस द बोर्ड लाएं, इक्वली होना चाहिए, के दोहरे तकाजे ना करें। जनरल साहब जी देखिए, इसके मनफी और मुस्बत दोनों पहलू हैं, लेकिन मेरे नुक्ता निगाह से इसके मनफी पहलू ज्यादा है। अच्छा। इसकी बुनियाद ये है कि आप जब नए आदमी को भर्ती करना चाहते हैं, उनको मुलाजमत देते हैं, तो वो नेचुरली वो तो लोएस्ट लेवल पे ही जाके ज्वाइन करता है जो उसकी पहली होती है, क्योंकि बाकी लोगों को आप तरक्की दे दे के ऊपर वाले स्लॉट पूरे कर देते हैं और फिर नीचे नई भर्ती आती है। लिहाजा वो तो ठीक हो गया कि आपने किसी को जॉब दे दिया, लेकिन जो इसके मनफी पहलू हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। उसमें ये है कि 55 साल की उम्र में जो हेल्दी आदमी है वो उस वक्त उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस सारा गेन किया होता है और वो जो डिलीवर करता है आपको, वो नया आदमी कहीं भी नीचे नहीं कर रहा होता। हर आदमी ने अपने अपने जगह पे एक्सपीरियंस लेके तो अल्टीमेटली अपने आप को एक इल्म का खजाना के तौर पे बनाया होता है और वो उसकी वक़्त और वैल्यू तो उस वक्त मुल्क के लिए, उस अदारे के लिए बहुत ज्यादा होती है। आप उसको अगर उस वक्त निकाल दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आर्मी में हमारा ये सिस्टम है कि रिटायरमेंट एज हर रैंक के लिए मुख्तलिफ है। लेफ्टिनेंट जनरल 57 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है। अब उसका 57 ईयर्स पे रिटायर होना, क्योंकि आर्मी पिरामिड है, आपने चीफ एक ही बनाना है, लिहाजा मजबूरी है कि आप उनको रिटायर करते हैं। लेकिन उस वक्त उस इंडिविजुअल की भी अपनी जिम्मेदारियां मैक्सिमम होती हैं और उसको अमूमन रिटायरमेंट के बाद भी कहीं जाके दाएं बाएं काम करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने बाल बच्चे पाले, क्योंकि उस वक्त शादियों के करीब बच्चे आपके या बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो तालीम का उनके अखराजात बहुत ज्यादा, जो आपकी पेंशन है वो उससे काफी कम, और पेंशन जो है वो मैक्सिमम 70% आपको मिलती है, और वो भी अगर आपने कुछ कंसेशन ले ली है तो पेंशन आधी हो जाती है, यानी 35% मिलती है। तो लोगों के लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा लोग बाहर मुलाजमतें ढूंढते हैं। खास तौर पे हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, अगर मेजर है तो वो 40 साल पे हो जाएगा, लिहाजा उनको 20-20 साल जाके कहीं और भाग दौड़ करनी पड़ती है, काम ढूंढने पड़ते हैं। ये इन लोगों का भी मसला आएगा। दूसरी तरफ जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये असूलन तो ये होना चाहिए कि आप इकोनॉमी में ऑप्शंस निकालें, सर्विसेज बढ़ाएं जहां लोगों की खपत हो सके। देखें कि इंटरनेशनली किन फील्ड्स में ज्यादा जॉब मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में है कहीं वो करें। अब पेंशन का ये मसला है कि आज पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका सारा बजट वो पेंशन से थोड़ा सा ही ज्यादा है जो पेंशन दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेंशन करने वालों का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो चुका है। सही बजाय इसके किस फैसले पर गौर किया जाए? आप कह रहे हैं कि रोजगार के मौके फ्राहम करे हुकूमत, कुछ इस तरह से शोबों में रिफॉर्म्स लेकर आए। अगर आपने सहूलतें देके लोगों को जिंदा रखना है तो पेंशन वाले आपकी अपनी रेगुलर जो आपकी है जो एम्प्लॉयमेंट उससे कहीं बढ़ जाएंगे, उनकी तादाद ज्यादा है। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। सारा नहीं चला सकते कि अल्टीमेटली जॉब कहीं और क्रिएट करने होंगे। ठीक है, ठीक। बतूल, हाँ, इनफैक्ट आई स्टार्टेड थिंकिंग ओवर दिस पॉइंट बिकॉज मुझे लगता है ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है कि आप नए तबके के या नौजवान तबके को एडजस्ट करने के लिए 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान करें। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें
तो पर्टिकुलरली आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में भी 62, 65, 67 ईयर्स ओल्ड ये उम्र होती है जिसमें रिटायरमेंट दी जाती है, वो भी कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। लेकिन ये बात बिल्कुल वैलिड है कि इस उम्र में जाके आपको तो जो तजर्बा आता है, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, खैर हमारे मुल्क में तो 55 क्रॉस करके भी पॉलिटिशियंस में वो एक्सपीरियंस नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, बट लेकिन अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। आप इकोनॉमी में स्पेस पैदा करें, और अगर इमरान खान अपना 80 लाख नौकरियों वाला वादा पूरा कर लें तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना पेंशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ना रिटायर करने की ज़रूरत है। अब 80 लाख नौकरियाँ लाए ना, क्योंकि जब आप कह रहे थे कि हम 80 लाख नौकरियाँ देंगे तब आपको इस बात का भी एहसास होता होगा एज एन अपोजिशन कि इतने बुरे लोग मौजूद हैं, उन्हें फारिग करने की ज़रूरत है। वो फारिग होंगे, नए लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगे। तो बेसिकली हमारे इकोनॉमी प्लान में प्रॉब्लम है। तो डिसीजन इसलिए गलत है कि अब मसला है कि गवर्नमेंट का जज्बाती हैं, टॉल क्लेम्स करते हैं और ग्राउंड की रियलिटीज़ को नहीं समझते। बट मुझे लगता है मॉरली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इट्स अ वेरी अनएथिकल डिसीजन टू अनाउंस रिटायरमेंट एट 55। लेकिन हाँ, उन लोगों का क्या कसूर है जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए आप इकॉनमी प्रोवाइड करें, या फिर आप वन चाइल्ड पॉलिसी अपना लें कि आपके मुल्क में बच्चे ही कम हों ताकि आपको इस टेंशन में ना पढ़ना पड़े। ठीक है, बजाय इसके कि ये इस फैसले पर हुकूमत आए, बेहतर है कि इसका मुतबादल तलाश किया जाए। सिद्दीकी साहब, ज़रा आप ये देखें कि नौजवानों को नौकरियां देना ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी बतूल साहिबा कहती कि इन्होंने 80 लाख नौकरियों का वादा किया था। मेरे ख्याल से इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और 50 लाख घरों का वादा किया था। इस मामले पे भी जो हुकूमत हुआ कन्फ्यूजन का शिकार है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों इन्होंने 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक की कोई 80 लाख के करीब जो वैकेंसीज थी उनको इन्होंने ख़त्म किया। एक तरफ तो ये वैकेंसीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा ये 55 साल रिटायरमेंट रख रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर 60 साल पर भी मैंने देखा है कि लोग बड़े तवाना होते हैं और काम करना चाहते हैं और उनकी फैमिली के मसाइल होते हैं, इनको तो उम्र आगे बढ़ानी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि अगर ये 55 साल पे रिटायर कर देंगे तो उन लोगों का क्या बनेगा। और दूसरी, जिस तरह उन्होंने पीसीबी के अंदर लोग घुसाए हुए, आप देखें कि 70, 75 साल लोग जो है वो ओहदों के ऊपर बैठे हुए। तो क्या जिस तरह मोना ने कहा कि ये इस तरह के जो बाकी इदारों में भी लोग बैठे हैं वहाँ पर भी एक इसी तरह करेंगे कि 55 साल के बाद कोई भी जो है वो किसी बड़ी सीट पर नहीं बैठेगा और नीचे वाले की प्रमोशन करके लाया जाएगा और नौजवानों को मौके दिए जाएंगे। तो इनको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए। कहाँ गए वो जो वादे किए गए थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है बड़ा तवाना किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर खोल देंगे तो उससे 40 सनतें चलना शुरू हो जाएंगी। जब 40 सनतें चलेंगी तो फिर नौकरियों की बहार लग जाएगी। तो वो नौकरियों की बहारें कहाँ हैं। आप किसी की नौकरी लेके अगर किसी को नौकरी दे रहे हैं तो फिर तो ये कोई वादा आप अपना पूरा नहीं कर रहे ना। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर में अगर इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्री से नई जॉब्स क्रिएट हो। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आपने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उसके बाद एक तो बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है, दूसरे इदारों में बढ़ी है, और फिर कोरोना के आने की वजह से छोटा बिजनेसमैन भी तबाह हुआ है, बड़ा बिजनेसमैन भी तबाह हुआ है। जो मिडिल क्लास लोग जॉब्स कर रहे थे उनकी जॉब्स भी तबाह हुई हैं। तो इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब इस वक्त क्रिएट करनी चाहिए, शुरू होने चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा, बजाय इसके कि आप एक की नौकरी देके दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना होगा। ब्रेक की तरफ बढ़ना, मुझे क्विकली से वापस आते हैं तो बात करते हैं अजमल वजीर साहब की, जिनके एक ऑडियो लीक हुई है। ये मामला आखिर क्या है और इसके बाद पीटीआई की सिचुएशन इस वक्त क्या है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजमल वज़ीर ख़ान साहब को आज उनके ओहदे से हटा दिया गया है। केपीके में बतौर मुशीर इत्तलात वो अपने अमूर सर अंजाम दे रहे थे। वैसा किया क्यों, किया ये फैसला क्यों लेना पड़ा, आप ज़रा इस ऑडियो क्लिप के ज़रिए जानिए। 2 करोड़ 12% कितना, 25,88,000 और वो उस पे कितना बनता है टोटल पे 42 लाख। अगर ये एज इट इज इसके बाद तकरीबन 2.5 2 करोड़ 40 लाख का बजट बच जाएगा।
करोड़ों का मामला है जिस पर गुफ्तगू हो रही थी कि कितना रखना है, कितना कमीशन मिलेगा और कितना नहीं देना। ये ऑडियो क्लिप जो है वो पूरा का पूरा आपने सुना, लेकिन इस ऑडियो टेप की मंजर आने के बाद क्या इमरान खान साहब को पीटीआई में बड़े एहतसाब की ज़रूरत आन पड़ी है? जनरल साहब, आए रोज़ किसी न किसी वजीर का स्कैंडल मंजर यहाँ पर है, आप समझते हैं अब पीटीआई में भी एहतसाब होना चाहिए, ज़रूरत आन पहुंची है? नहीं होना चाहिए का मसला नहीं, हो रहा है। अच्छा, आप ये देखिए कि एक ऑडियो टेप बाहर निकल आई, अगर वो ऑडियो टेप चलती रहती इधर उधर और एक्शन कोई ना लिया जाता तो इसका मतलब यह है कि पार्टी में एहतसाब कोई नहीं। लेकिन ऐसे ऑडियो टेप आई, लेकिन ऑडियो टेप के पब्लिक होने से पहले एक आदमी को फारिग कर दिया गया। अब उसके लिए तहकीकात का एक कमीशन या एक कमेटी मुकर्रर की जा रही है, जो चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है। वहां पे चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि कमेटी तश्कील दें जो ये सारे मामले की तहकीक करे। और हो सकता है कि तहकीक की बुनियाद पे जब ये चीज साबित हो जाती है कि वाकई इसमें पैसा ऑलरेडी ले लिया गया है, कोई जुर्म का इर्तिकाब हो चुका है, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये केस नैब के पास चला जाए या उसका कुछ और एक्शन कानूनी लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई में कम से कम एहतसाब वाला किस्सा वो कि अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नहीं है वो गलत है। मेरा ख्याल है पहले जो हम हालात देखते रहे मुल्क के, उसकी निस्बत डेफिनेटली ये लोग निस्बतन ज्यादा सेंसिटिव हैं इन मामलात के ऊपर। और आपने देखा कि अजमल वजीर को फारिग कर, बल्कि मुझे जाती तौर पे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरा अपना इंप्रेशन अजमल वजीर के बारे में अच्छा था कि ये एक अच्छा आदमी है, इन चीजों में शायद मुलव्वस नहीं होता, लेकिन बहरहाल लोग जैसे नजर आते हैं हमेशा ऐसे होते नहीं है। तो हमारा एक्शन हुआ है और मैं समझता हूं कि शायद किसी और पार्टी का मसला होता तो एक्शन ना होता, बल्कि इस पे लड़ाई होती कि जनाब ये ऑडियो टेप जो है ये जाली है, ओवर किया हुआ है, ये फ्रॉड है, हम नहीं मानते। ये निकली थी आगे भी राना मशहूद वगैरह की टेप थी जो कि जिनके ऊपर इसी तरह ही उनको गोल कर दिया गया। तो ये यहाँ पे एक्शन हुआ है। आप कह रहे हैं कि जरूरत है तो एक अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये होता हुआ अभी पीटीआई में दिखाई दे रहा है। एनबीसी, बिल्कुल सही। एनबीसी, आप समझते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं एहतसाब सबके लिए, तो एहतसाब सबके लिए जरूरत है पीटीआई में भी? नहीं, एहतसाब बिल्कुल जरूरत है हर शख्स के लिए, पूरे माशरे के लिए। पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, पीपल्स अमन कमेटी के लिए भी, हमारे रूसा अशराफिया के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है और सबको लटकाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आप जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि एहतसाब होता नज़र आ रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। दवाओं वाले बाबा कहाँ हो गए? दवाओं वाले केस से अगर आप शुरू करें और आज तक आ जाएं आप, तो आज की सूरत में अजमल वजीर आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया। पंजाब में करप्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सब कहते हैं कि डबल हो गई, ट्रिपल हो गई है, वहाँ कोई सूरत हाल नहीं हमें नज़र आ रही। तो जहाँ इत्तला मिल जाती है इमरान खान को, वहाँ तो शायद एहतसाब हो जाता है। नीचे क्या हो रहा है, पानी के नीचे जो हलचल है समंदर की सुनामी में, वहाँ क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर पर हालात ख़राब है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एहतसाब से बचे हुए। फंड फंडिंग केस कहाँ गया सर? सबसे बड़ा केस तो वो है। मालम जब्बा पड़े हुए स्टे के ऊपर कि नहीं करना नहीं करना। अब स्टे के पीछे क्यों चुप रहे हैं आप? सामने निकल के आए ना। तो छोटे छोटे केस ना लें। अजमल वजीर से मैं फिर आपसे डिसएग्री करूँगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो आदमी। वो अचानक बताता था हमको कि इतने मर गए कोरोना में, और नवाज शरीफ बहुत ख़तरनाक आदमी है और इतने मरीज अस्पताल पहुंच गए, और आसिफ जरदारी साहब तो बहुत ही घटिया आदमी है। तो वो पता नहीं क्या कहना चाहते थे अपनी ब्रीफिंग के अंदर। मेरी तो उनसे इतनी मुलाकातें सिर्फ टीवी के जरिए, लेकिन मुझे हमेशा उनसे नेगेटिव वाइब्स आई और मुझे लगता था कि ये कोई बड़ा काम करेगा आदमी, तो बड़ा काम कर गया वो। सही। मोना, एक के बाद एक बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं पीटीआई के वज़रा के हवाले से। आप समझती हैं कि खान साहब को अब बड़े एहतसाब की ज़रूरत है अपनी ही जमात में छांटियों के हवाले से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ज़रियाब, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, जैसे भी जनरल साहब एक बात उन्होंने कही कि ज़्यादा सेंसिटिव है, वो कह रहे हैं जमात होना भी चाहिए ज़्यादा सेंसिटिव। उसका मकसद ये है कि पूरी फाउंडेशन जो है, अगर एक जमात की रखी ही एहतसाब पर गई हो, तो एहतसाब तो सबसे पहले घर से शुरू होता है और खुद एहतसाबी सबसे उसका पहला जुज है।
तो वहीं से ये चीज शुरू करनी होगी। आज जो हुआ इस पे कमेंट करते हुए एक वेलकम स्टेप है, अच्छा किया। इससे पहले कि मजीद कोई एम्बैरेसमेंट होती और वो फैलती वीडियो क्लिप, इससे पहले ये तमाम एक एक्शन हुआ और इंक्वायरी कमेटी भी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह बनाई गई। एक और चीज है जो इस एलिगेशन के बियॉन्ड है, वो ये है कि जनाब अजमल वजीर इंफॉर्मेशन एडवाइजर होते हुए उनका और उनके भाई का एक अखबार भी था जो वो चला रहे थे, और तकरीबन मुबैना तौर पर 3 करोड़ तक के तो एड्स थे जो कि उन्होंने अपने ही अखबार को बतौर इंफॉर्मेशन एडवाइजर दिए थे। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है और वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, क्योंकि जनाब इमरान खान साहब खुद ही ये बात उन्होंने हम सबको बताई है और शुरू से वो कहते आए हैं कि जब एक इंसान सियासत में होता है तो वो सिर्फ अवामी खिदमत के लिए होता है, उसका कोई जाती कारोबार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बेसिस बनता है। तो इसी के तहत ये हमने देखा कि वो जाती अखबार जैसे अजमल वजीर साहब चला रहे थे, ये भी एक हवाले से उनके अखबार से एक एलिगेशन है। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगी, मुझे ये बात बिल्कुल सही बात लगती है जो अभी एनबीसी कह रहे थे। आई थिंक ये तमाम केसेस खुद जो है गवर्नमेंट को उनको रेफर करने चाहिए नैब को, कि एक दफा जब कोई इस किस्म की चीज हो गई है, अब नैब जाहिर है जैसा भी इदारा है बेपनाह इस्लाहात की जरूरत है। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने भी इसके ऊपर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अपने आप को कुछ रेजिस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जिस तरह से 2001 तक के रेफरेंसेस यहाँ पर जो है दायर होकर पेंडिंग है। खैर जैसा भी इदारा है, तो अब वो दूसरों का भी एहतसाब कर रहा है ना, तो वो इस पर्टिकुलर इस जमात से ताल्लुक रखने वाले या हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का भी बिल्कुल एहतसाब कर सकता है, जैसा भी है वो। तो वहां पर भी मुझे लगता है केसेस सबसे पहले तो रेफर होने चाहिए और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक है पीटीआई के लिए, क्योंकि उनकी एहतसाब की ही बुनियादों पर फाउंडेशन है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। बाकी लोग शायद उसको इतना वेटेज ना देते हो या जमातें ना देती हो, लेकिन क्योंकि ये लोग उसको इतना वेटेज शुरू से देते आए हैं, सबसे बड़ा सियासी तौर पर भी उनका ये नारा है, तो इसको तो वफा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लोगों को मुझे लगता है इसी को एक स्टेपिंग स्टोन बनाए, बारिश का पहला कतरा बनाए और आइडेंटिफाई कर करके सबसे निजात हासिल करें। ठीक है मतूल, एहतसाब सबसे पहले अपने घर से शुरू होगा। मेरे ख्याल में अब घर में भी देखने की जरूरत आ पहुंची है प्राइम मिनिस्टर के लिए। हाँ, लेकिन मज़े की बात है कि ऑडियो क्लिप्स पैदर पे आ रही हैं। किसी को पार्टी से निकाल देते हैं, जो बेचारा माफ़ी भी मांगता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं, और जिसकी खबरें पहले ही गवर्नमेंट गर्दिश कर रही होती हैं उसकी जब तक ऑडियो टेप नहीं आती उसे निकालते नहीं है। खैर ये उनके अपने क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है आपने कर दिया, आपने किसी को एस्केप गोट बनाना था बना दिया, उसकी एक साइन वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहे। जब शुगर क्राइसिस हुए तो जिन पे सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, ऑल्दो उन्होंने बड़े मज़े की मौशी टर्म्स इस्तेमाल करके बड़ी टेक्निकल इंटरव्यूज़ देके ये बता दिया कि कैसे वो सब्सिडी जायज़ थी, लेकिन अगर सब कुछ इतना स्मूथ था तो मुल्क में ही रहते ना। फिर तबीयत भी ऐसे ही वक्त में ख़राब हो जाती है, फिर इलाज भी ऐसे ही वक्त में होता है, फिर लंदन प्लान भी की मुलाकातों की खबरें भी इसी वक्त में आती हैं। सो फिर आपने देखा कि पिछले दिनों एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 40 मिनिस्ट्रीज़ में 270 बिलियन की इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। तो वो मिनिस्ट्रीज़ जिसके यके बाद दीगरे जो मावनीन खसूसी हैं वही ख़त्म नहीं होते, मतलब यू गेट बोर्ड, इतने ज़्यादा मावनीन है कि ख़त्म नहीं होते। फिर अगर इतने मावनीन हैं तो इतने मसाइल क्यों हैं? ये अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं एहतसाब, लेकिन ये असर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब तक आप अपने इदारों को मजबूत नहीं करते हैं और उस पर इनकी तवज्जो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एविएशन की मिसाल देख लें, मैंने रिसेंटली इस पर लिखा भी था कि गुलाम सरवर साहब ने सारा मलबा 280 पायलट्स के प्रोफेशनल करियर्स पर डाल दिया। अभी खैर वो डिक्लेयर हो गया कि 95% वर्ल्ड वाइड क्लियर है, लेकिन ये कितना बुरा मैसेज है। अगर आप देखें कि पायलट बनता कैसे, तो वो तो आप बनाते हैं, आप उसका पर्चा लेते हैं, आप उसे नंबर देते हैं, टिक क्रॉस आप लगाते हैं, और फिर करप्ट वो है और जहाज वो गिरा देता है, तमाम इल्जाम आप उस पर लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत है, बट एक साइड आई रियली वांट टू शेयर सिर्फ एक पॉइंट में रेज करना चाह रही हूँ कि अगर आप नैब में देखें तो ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात है कि नैब, जैसे मौना ने भी कहा कि बड़ा वेटेज है, इन्होंने कहा तो नैब को जन्नत बना देंगे, इतनी वो इंसाफ करेंगे, लेकिन नैब की जो अपनी 5 कुछ छोटी मगर अहम अदालतें उसमें तो जज ही नहीं लगाया, एविएशन का तो डीजी नहीं लगा रहा, डीजी नहीं लगाया, सेक्रेटरी चला रहा है। ठीक है, पॉइंट आपका आगे मेरे पास लास्ट मिनट है, मैंने सिद्दीकी साहब का भी कमेंट ऐड करना है। सिद्दीकी साहब को क्लिप प्लीज।
जी बिल्कुल, आप ये देखें कि जितने अरसे से ये सारे मामला चल रहे, थोड़ा सा हम पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रेडिट ज़रूर देंगे कि जो माजी की हुकूमतें भी थी उन पे अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आता था तो वहाँ पे उसको निकाला नहीं जाता था, बल्कि वो करप्ट आदमी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म या बड़े ओहदे पे जो लोग होते थे उनके ज़्यादा करीब आ जाता था। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट को ज़रूर ये क्रेडिट जाता है कि आपने देखा कि जब दवाओं का स्कैंडल आया उन्होंने आमिर कियानी साहब को हटाया, जो इन्फो मिनिस्टर वफाकी हुकूमत में थी उनको भी इसी इल्ज़ाम के वजह से हटाया गया। जहांगीर तरीन जो बहुत करीब तरीन इमरान खान के समझे जाते थे वो भी शुगर स्कैंडल की वजह से फासले अपार्ट हो गए। लेकिन बात यह है कि लोगों को उनके ओहदों से हटा देना या अलग कर देना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो सारी स्टोरी है वो आवाम के सामने आनी चाहिए। अभी आप देखें कि हिंदुस्तान से जो दवाएँ इम्पोर्ट करने का जो स्कैंडल था जिसमें रज़ाक दाऊद साहब के बेटे का भी नाम आ रहा है, तो मतलब जब नाम आते हैं कुछ लोगों को हटा देते हैं, कुछ को नहीं हटाते, जब तक आप सज़ा जज़ा नहीं होगी, जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, पूरा स्कैंडल सामने नहीं आएगा। जिस तरह अपोजिशन के लोगों की तमाम स्टोरी आती है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह जो है वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, या हमजा शहबाज की पूरी स्टोरी आती, तो इस तरह आमिर कियानी की, दूसरे लोगों की, अजमल वज़ीर की, इनकी भी पूरी स्टोरीज सामने आनी चाहिए कि इन्होंने किस तरह आवाम को लूटा, किस तरह कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। तो उसके बाद कोई मतलब आप नजर आएगा ये हल्का फुल्का नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का एहतसाब नहीं, तमाम जो अफराद हैं जो कि मुलव्विस इस तरह के कामों में उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस तरह के खुद के केसेस जो हैं वो एहतसाब अदालत तक जाने चाहिए। तो ये आप सबकी राय है कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बड़े एहतसाब की जरूरत है। अपनी जमात में इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।